Hello friends who are preparing TGT Biology 2021. We provides प्रैक्टिस सेट्स। तो स्टूडेंट्स जो है TGT बायोलॉजी की प्रिपरेशन के लिए बुक्स पढ़ने के अलावा प्रैक्टिस सेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। और प्रैक्टिस सेट से हमको नॉलेज होता है कि हमारी तैयारी कितनी है। तो इसलिए हम एक एक प्रैक्टिस सेट पर डे प्रोवाइड करेंगे और इस पर जो है इसको सब्सक्राइब करके आप प्रैक्टिस सेट पा सकते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है फॉर TGT बायोलॉजी। सो क्वेश्चन फर्स्ट वेगस नर्व। क्वेश्चन फर्स्ट वेगस नर्व इज नंबर। वेगस नर्व का नंबर होता है। तो फ्रेंड्स, मनुष्य में 12 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं होती हैं, जिनमें वेगस नर्व 10 जोड़ी होती हैं। तो इस तरह से आंसर नंबर बी, दैट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है, क्वेश्चन सेकेंड्स, व्हाट इज एक्टिन। एक्टिन क्या है? तो एक्टिन जो है पेशी तंतुओं के आयु पट्टी, अगर आप जब पढ़ेंगे एक्टिन और एक्टोमायोसिन का फॉर्मेशन, मसल कंट्रक्शन जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि पेशी तंतुओं के आयु पट्टी वाले भाग में एक्टिन नामक प्रोटीन की महीन छड़ें लंबाई में एक दूसरे के समांतर फैली होती हैं। तो उसमें देखेंगे आपको इस तरह से छड़ें दिखाई देगी, एक्टिन छड़ें। और ये एक्टिन छड़ें जो होती हैं एक समांतर फैली होती हैं और इन छड़ों को पेशी सूत्र अर्थात मायोफिलामेंट कहते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर नंबर ए सही होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड पे। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। द फर्स्ट प्रोडक्ट फार्म इन C3 साइकिल। C3 चक्र में बनने वाला पहला उत्पाद। तो फ्रेंड्स, C3 चक्र को केल्विन बेंसन चक्र भी कहते हैं। यह जो है डार्क रिएक्शन का पार्ट है। डार्क रिएक्शन में लोग पढ़ते हैं C3 और C4 साइकिल। तो C3 साइकिल और C4 साइकिल जब पढ़ेंगे तो यह C3 साइकिल्स और C4 साइकिल्स उसमें बनने वाले फर्स्ट प्रोडक्ट के नेम पर गया है। C3 साइकिल में जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वह जो है PGA, वो आपका PGA होता है, जिसे हम कहते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड्स यह 3 कार्बन कंपाउंड्स होता है। इसमें 3 कार्बन्स पाए जाते हैं, 3 कार्बन्स, इससे इसको C3 नाम दिया गया है। तो इस तरह से इसका आंसर नंबर ए राइट होगा। 3PGA, 3 जिसे शार्ट में हम नाम देते हैं PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड्स। तो स्टूडेंट्स, इसमें जब आप फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो है C3 C4 और C4 की बातें हम बता देते हैं कि C4 नाम दिया गया है। उसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो 4 कार्बन होता है, 4 कार्बन का, जिसे हम कहते हैं OAA। यह जो है C4 के लिए है ऑक्जेलोएस्टिक एसिड्स। लेकिन हमें यहाँ देखना है C3 साइकिल के विषय में। तो C3 के लिए जो है यह फर्स्ट प्रोडक्ट 3PGA। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट ओनली इन क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आनुवंशिक विचलन केवल होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट केवल होता है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो शब्द है यह स्वेल्स राइट ने दिया था और इनके अनुसार होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है। जेनेटिक ड्रिफ्ट फ्रेंड्स, थोड़ा इसको हम डिफाइन कर रहे हैं, आप इसको अच्छी तरह सुनिएगा। इट इज़ रैंडम। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? इट इज़ रैंडम फ्लक्चुएशन इन जीन फ्रीक्वेंसी आकर बाई चेंज इन स्मॉल पॉपुलेशन।
तो यहाँ आया स्मॉल पॉपुलेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर्स, इट एक्ट इन नॉन डायरेक्शनल मैनर। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है ये जो है रैंडम फ्लक्चुएशन है इन जीन फ्रीक्वेंसी आकर बाई चेंज इन स्मॉल पॉपुलेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, इट एक्ट्स इन नॉन डायरेक्शनल मैनर। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ए स्मॉल पॉपुलेशंस। आते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है ये 5th है, ये क्वेश्चन नंबर 5th है। बर्ड्स डिफर फ्रॉम बर्ड्स, बर्ड्स जो है बर्ड से डिफर हैं इन द अब्सेंस ऑफ। तो बर्ड्स बर्ड से डिफर होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इसमें पढ़े होंगे कि पक्षियों में डायफ्राम अनुपस्थित होता है। चमगादड़ एक स्तनी वर्ग का जीव है। स्तनी वर्ग में देहगुहा पेशीयुक्त अनुप्रस्थ पट्टी नुमा डायफ्राम द्वारा वक्षीय तथा उदर गुहाओं में बटा होता है। पक्षियों और स्तनियों में हृदय चौबेसमी, यानी पक्षियों और स्तनियों में हृदय चौबेसमी होता है। तो यहाँ जो डिफर है ये इसका हमको मिलेगा डी, ऑप्शन नंबर डी। डायफ्राम, जो डायफ्राम होता है यह पक्षियों में डायफ्राम नहीं पाया जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं जो है 6 पे। यह क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉल्ड द फिशेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फिशेस। मछलियों का कल्प किसे कहा जाता है? तो मछलियों का कल्प जो है, तो स्टूडेंट्स इसमें नाम देख रहे हैं, जैसे ए आपको दिया है डेवोनियन, बी है कार्बोनीफेरस, सी है जुरासिक और डी आपका जो है प्लीस्टोसीन्स। तो ये जो कैम्ब्रियन है यह एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स का होता है। ओके, कैम्ब्रियन दैट इज एज। हम एक एक पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं, दे रहे हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट्स है। तो टेस्टी के लिए इसमें जो है केवल यह क्वेश्चंस एक्सरसाइज में जो दिया गया है इसके सभी ऑप्शन को जानना जरूरी है, क्योंकि इस ऑप्शन से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो कैम्ब्रियन होता है एज ऑफ इनवर्टिब्रेट। ओके, डियोनियन जो होता है ये एज ऑफ फिशेस। तो ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग जो आंसर नंबर ए राइट होगा, आंसर नंबर ए। और ये जो कार्बोनीफेरस होता है, तो कार्बोनीफेरस दैट इज एज ऑफ एम्फीबिया। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे मिसोजोइकेरा, तो ये दैट इज एज ऑफ रेप्टाइल्स। सीनोजोइकेरा एज ऑफ मॉडर्न लाइफ और बर्ड्स एंड मैमल्स। तो इस तरह से हमने जो डिफाइन किया एरा को, कैम्ब्रियन, डियोनियन, कार्बोनीफेरस, मिसोजोइक, सीनोजोइक। तो एक बार फ्रेंड्स फिर से आप इसको चेक कर लीजिए। कैम्ब्रियन में जो है एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स का होता है, डियोनियन में एज ऑफ फिशेस होता है, कार्बोनीफेरस एज ऑफ एम्फीबियन होता है, मिसोजोइक एरा जो है एज ऑफ रेप्टाइल्स का है, सीनोजोइक एरा जो है एज ऑफ मॉडर्न लाइफ। तो एज ऑफ मॉडर्न लाइफ दैट इज सीनोजोइक होता है, जिसमें आपका एंजियोस्पर्म है, बर्ड्स एंड मैमल्स है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम जो यह एक्सप्लेन कर रहे हैं एक एक पॉइंट को, इसको आप नोट्स बना के जो है अधिक से अधिक इसका नॉलेज एंड क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस सेट हम एक एक पर डे आपको प्रोवाइड करेंगे, इसलिए इसको आप सब्सक्राइब जब करेंगे तो सब्सक्राइब करने पर आपको प्रैक्टिस सेट डेली मिल जाएगा हमारे चैनल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, कैंसर ऑफ स्टमच, लीवर एंड लंग्स इज नोन एज। तो पेट, जिगर और फेफड़ा कैंसर क्या कहते हैं? तो यह पेट, जिगर और फेफड़ा, जिसे हम कहते हैं लीवर, लंग्स, स्टमक, तो इसको जो है नाम में दिया जाता है कार्सिनोमा। यह जो आंसर बी है दैट ये राइट आंसर है, कार्सिनोमा। तो कार्सिनोमा जो है यह
केवल स्टमच, लंग्स और लीवर का ही नहीं, इसके अलावा यह त्वचा, स्तन के कैंसर को भी इसमें स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो है आपको हम बता दें, कैंसर जो है 3 प्रकार का होता है। कार्सिनोमा जो होता है यह त्वचा कैंसर, स्तन कैंसर, आमाशय कैंसर, यकृत कैंसर, फेफड़ा कैंसर, तो इसको नाम दिया जाता है कार्सिनोमा। सेकेंड पे हम देखते हैं सार्कोमा सेकेंड कैंसर है। तो कार्सिनोमा जो होता है यह मेसोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू कैंसर होता है। मेसोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू के कैंसर को सार्कोमा कैंसर नाम दिया जाता है, जिसमें लिम्फ नोड का कैंसर और अस्थि कैंसर आता है। थर्ड टाइप का जो कैंसर होता है वह होता है ल्यूकेमिया जो होता है यह रक्त कोशिकाओं WBC का कैंसर होता है। तो इस तरह से कैंसर हमने 3 प्रकार के बताया, जो कि अलग अलग अंगों के लिए अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे फर्स्ट नाम दिया हमने कार्सिनोमा जो त्वचा कैंसर, स्तन कैंसर, आमाशय कैंसर, यकृत कैंसर, फेफड़ा कैंसर। सेकेंड नाम हमने दिया सार्कोमा जो है मेसोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू कैंसर है, जैसे लिम्फ नोड का कैंसर, अस्थि कैंसर। और थर्ड जो है ल्यूकेमिया होता है, यह रक्त कोशिकाओं के कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, द रेगुलर सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल का रेगुलर सीक्वेंस। तो स्टूडेंट जो है फ्रेंड्स, सेल साइकिल सेल डिवीज़न आपने पढ़ा है, तो सेल डिवीज़न के पहले ये सेल साइकिल होता है। और सेल साइकिल में हम देखते हैं कि कंप्लीट जो है प्रिपरेशन, जो सेल के अंदर जो भी मटेरियल होते हैं उससे कंप्लीट प्रिपरेशन की बात होती है, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस, RNA सिंथेसिस, DNA डुप्लीकेशन। तो इसमें सेल साइकिल में डिफरेंट फेज होते हैं, जिसके सीक्वेंस को याद करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो सेल साइकिल का जो नियमित क्रम होता है उसे हम दिखाते हैं G1, S, G2 और M। G1 जो है ग्रोथ फेज फर्स्ट होता है, S आपका सिंथेसिस फर्स्ट होता है, G2 आपका जो है ग्रोथ फेज सेकेंड होता है, और M जो होता है ये आपका जो है माइटोसिस डिवीज़न के फेजेज होते हैं। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर जो है अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर इसका C राइट होगा। G1, S, G2 और M फेज। तो G1 फेज में क्या होता है कि इसमें प्रोटीन और RNA का संश्लेषण होता है। G1 फेज प्रोटीन और RNA का संश्लेषण। S फेज जो होता है यह DNA और हिस्टोन प्रोटीन के संश्लेषण। और G2 फेज होता है या S फेज से बाद आता है। इस प्रवस्था में कोशिका अगले विभाजन की तैयारी करता है। और M फेज होता है या G2 के बाद आता है, और इसमें सूत्री विभाजन माइटोसिस डिवीज़न के प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज की अवस्थाएं आती हैं, जिसे हम M फेज कहते हैं। तो इस क्वेश्चन अकॉर्डिंग आंसर नंबर जो है C राइट होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हाँ स्टूडेंट्स, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। निमेटोसिस्ट आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम। तो निमेटोसिस्ट जिसे हम कहते हैं दंश कोशिका, यह जो है किस फाइलम में पाई जाती है। तो दंश कोशिका यह जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, जो पूरे जंतु जगत में बहुत जटिल कोशिका होती है, और केवल सिलेंड्रेटा जिसे निडेरिया भी कहते हैं, तो ये सिलेंड्रेटा में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर A इसका राइट है। तो ये
जो दंश कोशिका है यह अंतरारी हाइड्रा में अंतरारी दिशा में इंटरस्टेटियल सेल कहते हैं, तो अंतराली कोशिकाओं के रूपांतरण से बनती है। यह गोल सा अंडाकार होती है। इसमें एक बड़ी थैलीनुमा दंशिका होती है। इसके चारों ओर कोशिका द्रव में एक केंद्रक, गालिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और वसा बिंदुक होते हैं। दंश कोशिकाएं प्रायः शिकार करने में, किसी वस्तु के चिपकने, गमन, सुरक्षा आदि में सहायता करती है। तो फ्रेंड्स, यह जो निमेटोसिस्ट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और वह पूरे जंतु जगत में केवल सिलेंड्रेटा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, हु प्रपोज द रिकैपिटुलेशन थियरी, पुनरावृत्ति सिद्धांत किसने दिया? तो पुनरावृत्ति सिद्धांत को सन 1866 में अर्स्ट हेकल ने दिया। अर्स्ट डी राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अर्स्ट हेकल ने दिया था। और पुनरावृत्ति सिद्धांत है क्या? पुनरावृत्ति सिद्धांत में इन्होंने बायोजेनेटिक नियम दिया था। बायोजेनेटिक नियम, इसमें क्या है कि व्यक्ति वृत्ति में जाति वृत्ति की पुनरावृत्ति, व्यक्ति वृत्ति में जाति वृत्ति की पुनरावृत्ति, ओंटोजिनी रिपीट्स फिलोजिनी, ओंटोजिनी रिपीट्स फिलोजिनी इस नियम की मूल धारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स यहाँ जो आप देख रहे हैं, फ्रेंड्स आप यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, 10% एनर्जी ट्रांसफर ला इन फूड चेन वाज फर्स्ट गिवन। 10% ये एनर्जी, ये रूल्स 10% एनर्जी वन ट्रैफिक लेवल से अदर ट्रैफिक लेवल में एंट्री करता है। तो यह रूल्स किसने दिया? यह रूल्स जो है स्टूडेंट्स आप यह पढ़े होंगे जो है इकोसिस्टम इकोलॉजी में, लिंडेमान। तो यह नियम जो है रूल्स लिंडेमान ने प्रपोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, द मास्टर ग्लैंड ऑफ द इंडोक्राइन सिस्टम लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन इन द अंतःस्रावी तंत्र की प्रधान ग्रंथि जो मस्तिष्क के तल में बसी होती है वह पाया जाता है पीयूष ग्रंथि में। पीयूष ग्रंथि में यह जो है मास्टर जिसे पीयूष ग्रंथि में हाइपोफाइसिस को अंतःस्रावी ग्रंथियों को मास्टर ग्रंथि का नाम दिया जाता है जो मस्तिष्क के तल में उपस्थित होता है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्रंथि का मास्टर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स डू चिंपैंजी कैरी। चिंपैंजी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो चिंपैंजी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं यह ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर जो है सी 24 पेयर, 24 पेयर क्रोमोसोम्स। स्टूडेंट्स यहाँ एक आंसर दिया है 48, तो ये 48 पेयर नहीं है 24, यहाँ क्वेश्चन पेयर पूछा गया है कि कितने पेयर्स जो है क्रोमोसोम्स चिंपैंजी में होते हैं। तो यहाँ 24 और 48 दोनों दिया गया है, तो पेयर की बात है तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा क्योंकि 24 पेयर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रिकरेंस ऑफ फ्लड्स इन द प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया इज ड्यू टू द एक्सेसिव। उत्तर भारतीय पठारों पर बार बार बाढ़ का कारण क्या होता है? तो ये बार बार बाढ़ आते हैं उत्तर भारतीय पठारों पर, तो इसका कारण होता है जो है रेनफॉल, रेनफॉल ऑप्शन नंबर दैट इज राइट आंसर। तो उत्तर भारतीय पठारों पर बार बार
बाढ़ का कारण होता है अधिक वर्षा। उत्तर भारतीय पठारों पर औसत वर्षा 150 सेमी से 200 सेमी होती है, जिसमें वर्षा का जल सहायक नदियों से होकर तीव्र गति से मुख्य नदियों में आकर गिर जाता है, जिससे मुख्य नदी घाटियों में बार बार बाढ़ आती रहती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15, द स्कल ऑफ फ्रॉग एंड रैबिट आर, मेढक और खरगोश की खोपड़ी होती है, तो मेढक और खरगोश की जो खोपड़ी होती है यह डाई कांडलिक होती है, डाई कांडलिक। आंसर नंबर ए इसका राइट होगा। क्वेश्चन 16 फ्रेंड्स, क्वेश्चंस हम यहाँ आपको शो कर रहे हैं, इसको देखिए और इसका आंसर आप प्रोवाइड कीजिए, हमारे साथ इसमें चलिए, जिससे प्रिपरेशन अच्छी तरह जो है हो और सोचने का थोड़ा टाइम भी मिले। जिस क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, व्हाट इज द मेजर अल्फाल्फा इंसेक्ट पेस्ट इंसेक्ट इन दिस रीजन्स, इस प्रदेश में कौन सा प्रमुख गरारी कीट नासीजीव कीट है। तो इसमें आंसर नंबर ए दिया गया है अल्फाल्फा विबिल्स, सेकेंड है अल्फाल्फा लूपर्स, सी है ब्लिस्टर बीटल्स और नेक्स्ट है आपका अल्फाल्फा बटरफ्लाई। तो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स आर स्टूडेंट्स, ये जो प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं, इस प्रैक्टिस सेट के जितने भी क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चन को देखिए और उसके सभी ऑप्शन के विषय में जानिए, क्योंकि क्वेश्चन से याद करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, सभी ऑप्शन को जानना इम्पॉर्टेंस है। क्योंकि एग्ज़ाम जो होता है उसमें जो क्वेश्चन दिया जाता है, जो क्वेश्चन सेट कर उसी बेस में ही क्वेश्चन आते हैं, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये हमारा जो है 100% जो है यूनिवर्सल ट्रूथ हम आपको बता रहे हैं, जो कंडीशन होता है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिखाया, क्वेश्चन नंबर 16 में इसका जो आंसर है, तो आंसर नंबर ए राइट है, ए अल्फाल्फा विविल्स। तो अल्फाल्फा विविल जो है का जंतु वैज्ञानिक नाम हाइपेरा पोस्टिका है। यह एक मेजर अल्फाल्फा इंसेक्ट पेस्ट है, जो कि एक विशाल एक्जोटिक स्पीसीज है, एक्जोटिक स्पीसीज है, जिसकी उत्पत्ति स्थान एशिया है, लेकिन यह कीट यहाँ से अमेरिका व अन्य देशों में भी गया है। इनके चबाने वाले मुखांक होते हैं, लार्वा अवस्था क्षतिकारक होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, द ट्रांसफर ऑफ ओन्कोजीन्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल इज कॉल्ड। ओन्कोजीन्स का एक सेल से दूसरे सेल में जो ट्रांसफ़र होना उसको क्या कहते हैं। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए जो है इन्फेक्शन, सेकेंड ट्रांसडक्शन, नेक्स्ट जो है ट्रांसफेक्शन और जो है नेक्स्ट ट्रांसडेक्टिस। तो इसका जो आंसर है वह आंसर नंबर बी ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि वन सेल से अनदर सेल में ये जीन्स एंट्री करता है। वैसे भी ट्रांसडक्शन आप लोग पढ़े होंगे, बैक्टीरियोफेज का बैक्टीरिया पर अटैक करना, ये ट्रांसडक्शन प्रोसेस में आता है कि वन सेल का जो जीन है दूसरे सेल में एंट्री कर जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, सिलेजिनेला डिफर फ्रॉम फ्यूनेरिया इन हैविंग। सिलेजिनेला जो है फ्यूनेरिया से डिफर होता है, तो ये डिफर क्यों होता है। तो इसका आंसर आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है मोटाइल स्पर्म, सेकेंड है वेल डेवलप्ड मस्कुलर सिस्टम और सी है एन इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट्स और नेक्स्ट है आपका एंथ्रिडिया। तो जो क्वेश्चन यहाँ दिया गया है इसको आंसर, इसके 4 आंसर प्रोवाइड किए गए हैं कि सिलेजिनेला डिफर फ्रॉम फ्यूनेरिया। सिलेजिनेला फ्यूनेरिया से डिफर है, तो डिफर क्यों है स्टूडेंट्स, हम एक कुछ समय आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि थोड़ा आपको सोचने का समय मिले, और नहीं तो हम डायरेक्ट आंसर जो आंसर है वो आंसर हम डायरेक्ट बता सकते हैं, डायरेक्ट आंसर पे हम टिक कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा टाइम आपको दे रहे हैं कि आप इसको पढ़िए, समझिए, क्योंकि यह प्रिपरेशन जो होता है ये अंडरस्टैंडिंग पावर होता है,
इसमें समझ बढ़ानी है, अधिक से अधिक क्वेश्चन को चेक करना है। केवल यह नहीं है कि बस क्वेश्चन आंसर देखते चले जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में जो है 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। बी आप क्या देख रहे हैं कि वेल डेवलप्ड मस्कुलर सिस्टम्स, वेल डेवलप्ड मस्कुलर सिस्टम। तो सिलेजिनेला वर्ग टेडोफाइटा पौधा है। स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो सिलेजिनेला है, सिलेजिनेला टेडोफाइटा का पौधा है। सिलेजिनेला टेडोफाइट्स प्लांट्स है। टेडोफाइट्स में आप जानते हैं कि बस्कुलर बंडल पाया जाता है। इस बार में बस्कुलर बंडल विकसित होता है जिसमें जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं। जबकि फ्यूनेरिया ब्रायोफाइट का पौधा है, और फ्यूनेरिया में क्या होता है, जाइलम फ्लोएम बस्कुलर बंडल एब्सेंट होता है। तीसरे से आप समझ सकते हैं कि सिलेजिना टेडोफाइट्स प्लांट बस्कुलर बंडल प्रेजेंट होगा, एंड फ्यूनेरिया दैट इज ब्रायोफाइट्स प्लांट बस्कुलर बंडल एब्सेंट होगा। तीसरा से ऑप्शन नंबर जो है यह बी, ऑप्शन नंबर बी वेल डेवलप्ड बस्कुलर बंडल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 को चेक करते हैं। प्रोटोनीमा आकर इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्रोटोनीमा। क्वेश्चन नंबर 19, प्रोटोनीमा आकर इन द लाइफ साइकिल ऑफ। प्रोटोनीमा किसके लाइफ साइकिल में पाया जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, रिक्सिया, फ्यूनेरिया, ड्रायोप्टेरिस एंड स्पाइरोगाइरा। तो ये जो प्रोटोनीमा है यह फ्यूनेरिया के लाइफ साइकिल में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। तो फ्यूनेरिया का पौधा आप जानते हैं इसमें जो है यह गैमेटोफिटिक होता है और 2 रूपों में पाया जाता है। इससे हम लोग जो है प्रोटीनियम एंड गैमेटोफोर कहते हैं। प्रोटोनियम जो होता है, प्रोटोनीमा जो होता है, भूमि पर रेंगने वाले शाखी सूत्रों की बनी शैवालतम रचना है। यह पटयुक्त होता है तथा इसमें हरित लवक पाए जाते हैं। इनकी कुछ शाखाएं भूमि में प्रवेश कर मूलाभास, जिसे राइजाइड्स कहते हैं, बना लेती है तथा कुछ शाखाओं पर सीधी पत्रवत्त कलिकाएं निकलती है जो बाद में गैमेटोफोर में विकसित हो जाता है। तो इसमें देखेंगे स्टूडेंट जो है कि प्रोटोनीमा, अगर आप ध्यान देंगे तो प्रोटोनीमा इस तरह से ऐसे पाया जाता है, इस तरह से। ओके, इसमें एक जगह जगह ऐसे राइजाइड्स निकल आते हैं और कहीं कहीं बल्बिस निकलते हैं, जो कि यह धीरे धीरे प्लांट का रूप लेता है, प्लांट बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, स्टोमेटा आर एब्सेंट। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टोमेटा एब्सेंट, स्टोमेटा किसमें नहीं पाया जाता? स्टोमेटा किसमें नहीं पाया जाता है? यहाँ आपको दिया गया फर्स्ट जो है सबमर्ज प्लांट, यानी बिल्कुल पानी में डूबे हुए। सेकेंड है जीरोफाइट्स, सी है फ्री फ्लोटिंग और डी है ऑल ऑफ द अबव। स्टोमेटा यह जो है जो सबमर्ज प्लांट होते हैं, सबमर्ज यानी जल में डूबे हुए, उसमें नहीं पाए जाते, क्योंकि सबमर्ज पौधों की पत्तियाँ पतली होती हैं, इसमें रंध्र अनुपस्थित होता है। ओके, फ्लोटिंग प्लांट जो होते हैं, जो फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, जल के ऊपर तैरने वाले, इसे फ्लोटिंग करते हैं, उनकी पत्तियाँ बड़ी होती हैं और उनमें रंध्र पाए जाते हैं। और जल स्थली पौधों की सतह पर, बाहरी सतह पर रंध्र होते हैं। और जीरोफिटिक में जो स्टोमेटा होते हैं वह सनकेन होते हैं, सनकेन स्टोमेटा, धंसे हुए स्टोमेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। म्यूसिलेजिनस कैनाल इन साइकस आर प्रेजेंट इन। म्यूसिलेजिनस कैनाल्स इन साइकस आर प्रेजेंट इन। ताड़ में श्लेष्मी नलिका मैंने यहाँ पाई जाती है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें आपको बताना है कि जो श्लेष्मी नलिका है कहाँ पाई जाती है। फर्स्ट है पीथ ओनली, सेकेंड है कार्टेक्स एंड पीथ, सी आपका बस्कुलर बंडल और डी है ऑल ऑफ दिस है। इसका आंसर आपका जो है बी आंसर सही है, कार्टेक्स एंड पीथ में। तो कार्टेक्स बहुस्तरीय मृदुतिकी, इसमें 20-20 में
म्यूसिलेजिनस नलिकाएं, स्टार्च कोशिकाएं तथा लीफ ट्रेसेस पाए जाते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट जो है एक एक क्वेश्चन को हम चेक करेंगे और एक एक क्वेश्चन को हम लेकर चलेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 22। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। ट्यूनिका कार्पस थियरी वाज प्रपोज्ड बाई। ट्यूनिका कार्पस थियरी जो है किसने प्रपोज किया? इसमें ऑप्शन देख रहे हैं, हैंस्टीन, स्मिथ, हाइबरलैंड्स, रॉबर्ट हुक। तो इस ट्यूनिका कार्पस थ्योरी को ये प्रपोज किए थे जो है स्मिथ्स। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। ओके, तो सन 1924 में स्मिथ ने अग्रस्त वर्धी प्रदेश, जिसे हम कहते हैं एपिकल ग्रोथ रीजन, के लिए कार्पस की विचारधारा प्रस्तुत की। इसने ट्यूनिका कार्पस की विचारधारा प्रस्तुत की। इस विचारधारा के अनुसार अग्रस्त भाग में ऊतकों के 2 क्षेत्र ट्यूनिका तथा कार्पस पाए जाते हैं। वाय त्वचा ट्यूनिका के बाहरी स्तर से तथा शेष ऊतक कार्पस तथा ट्यूनिका के कुछ भागों से विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। प्लांट हार्मोन यूज्ड एज एंटी ट्रांसपिरेंस, एंटीस्पायर इन पादप हार्मोन, इसे प्रतिरोधी के रूप में उपयोग में लाते हैं। इसका जो आंसर दिया IAA, जिसे आप कहते हैं इंडोलेस्टिक एसिड, ए टाइप ऑफ ऑक्सिन्स है। GA जिबरेलिक एसिड, C है एथाइलिन और D है ABA, एबसिसिक एसिड्स। तो इसका राइट आंसर जो है ये D है ABA, एबसिसिक एसिड एक वृद्धि रोधक हार्मोन्स है। ABA जो आप यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन नंबर D, ABA एबसिसिक एसिड्स एक वृद्धि रोधक हार्मोन्स है। इसकी खोज कांस और एडिक्वेट ने किया था। यह रंध्रों को बंद करता है, जिस कारण वाष्पोत्सर्जन कम होता है। अतः यह पदार्थ कम जल वाली भूमि में खेती करने के लिए बहुत उपयुक्त सिद्ध होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो ABA है, तो ABA हमने क्या देखा कि रंध्रों को बंद करता है, वाष्पोत्सर्जन को कम करता है। तो ये पादप हार्मोन प्रस्वेद रोधी के रूप में काम लाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 क्या है? यूकैरियोटिक फ्लैजिला ई ड्राइवन बाई। जो फ्लैजिला है वो ड्राइवन कैसे होता है, कैसे चलता है यह? तो फ्लैजिला को ड्राइवन करने के लिए ये तो साधारण चीज़ है कि उसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगा? ATP एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो ऑप्शन नंबर A राइट है। ऑप्शन नंबर A क्या? ATP एनर्जी ATP के रूप में ऊर्जा का साविका गति को प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 है गिंगो बाइलोबा इज नॉट नाउ इन इंडेंजर्ड स्पीसीज बिकॉज ऑफ। तो यह गिंगो बाइलोबा जो है यह इंडेंजर्ड स्पीसीज था, लेकिन अब इस समय इंडेंजर्ड स्पीसीज में नहीं आता है। इसका कारण क्या हो सकता है कि अब गिंगो बाइलोबा संकटग्रस्त जाति नहीं है। तो इसका जो मेन रीजन है, जो ऑप्शन यहाँ आपको दिया गया है, इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन आपको पता है कि इन सिटू कंजर्वेशन में होता है क्या कि किसी प्लांट को उसको ले जाके कहीं बाहर उसका पूरा जो है प्राकृतिक रूप से उसको संरक्षित किया जाता है। उसको न्यूट्रिएंट सब कुछ उसका इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको देते हैं कि जैसे फॉरेस्ट के कोई प्लांट या एनिमल डिस्ट्रॉय हो रहे हो फॉरेस्ट से, तो फॉरेस्ट से उस एनिमल को कहीं बाहर लाइए
और लाकर जो है उसको पूरा प्राकृतिक संरक्षण देकर उसका नंबर आप बढ़ाइए। तो इस तरह से उसके संरक्षण को हम कहते हैं एक्स सीटू। और एक होता है इन सीटू, इन सीटू। इन सीटू में क्या होता है कि उसके ही प्राकृतिक वास में उसको जो है न्यूट्रिएंट्स और जो है प्रोटेक्शन सब कुछ दिया जाए और उसका विकास हो, तो उसको इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। तो है यह अब इन डेजर्ट में नहीं है, इसलिए इन डेजर्ट नहीं है क्योंकि यह इसका एक सीटू कंजर्वेशन किया गया। एक सीटू कंजर्वेशन जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक संरक्षण। तो गिंगो बायलोबा एक आवृतबीजी पौधा है। इसके बीज किसी भित्ति में बंद नहीं। तो फ्रेंड्स, कॉमन बात, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप हम ये बता रहे हैं कि गिंगो बायलोबा जो है एक आवृतबीजी जिसे हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। इसके जो सीड होते हैं यह जो है किसी कोट में बंद नहीं होते। ये पौधे प्रायः जो है मरुस्थलीय स्वभाव होते हैं। और गिंगो बायलोबा और साइकस जो कि आपका जो जिम्नोस्पर्म का प्लांट है। तो गिंगो बायलोबा और साइकस को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। इस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं कि गिंगो बायलोबा और साइकस ये दोनों जीवित जीवाश्म हैं, जिनमें गिंगो बायलोबा आपका जो एंजियोस्पर्म प्लांट है और साइकस आपका जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है सेट फर्स्ट का फर्स्ट लेक्चर हमने ये किया है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और उसके बाद जो है हम इसी सेट का फर्स्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, सेट फर्स्ट का जो है नेक्स्ट लेक्चर हम जो है आपको जो है नेक्स्ट डे प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रिपरेशन हमको करना है, आपको करना है, सबको करना है टीजीटी बायोलॉजी के लिए, तो वह टीजीटी बायोलॉजी का प्रिपरेशन आप तभी कर सकते हैं जब उस ऑप्शन का आंसर आपको पता हो, सभी मीन्स पता हो। केवल क्वेश्चंस पढ़कर उसका आंसर याद करना है कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टीजीटी क्वेश्चंस यह कंसेप्ट बेस, अंडरस्टैंडिंग बेस होता है, रटंत विद्या पे नहीं होता है। तो हमारे प्रैक्टिस सेट जो फर्स्ट है, प्रैक्टिस सेट फर्स्ट के फर्स्ट लेक्चर को आप अच्छी तरह पूरा देखेंगे और सेकेंड प्रैक्टिस सेट फर्स्ट के सेकेंड लेक्चर को हम नेक्स्ट डे प्रोवाइड करेंगे और ये नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स जो है, जैसे पहले स्टार्टिंग में बताएं कि सिलेबस पढ़ना, कंप्लीट सिलेबस पढ़ना ये तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सिलेबस पढ़ने के बाद जब तक आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं करेंगे तब तक किसी भी कंपटीशन को, केवल टीजीटी बायोलॉजी नहीं, कोई भी कंपटीशन निकालना इम्पॉसिबल है। तो ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो थैंक्स।